राष्ट्र कार्य के लिए केवल उस राष्ट्र के पुरुषों की अनुमति होने से ही बात पूरी नहीं होती। इसके लिए तो पुरुषों को जन्म देने वाली कोख में भी राष्ट्र क्षोभ के बीज अंकुरित होना आवश्यक है। भारतीय महिलाओं की शूरता कितनी सहायक होती है, यह सिखों का और राजपूतों का इतिहास अभिमान पूर्वक कहता है। भारतीय स्त्रियों की मन सामर्थ्य संपादन हेतु इस गुप्त संगठन के कार्यक्रम में वैदू लोगों की महिलाओं को लगाया गया था। इन वैदू महिलाओं की घरेलू दवाइयां एवं सामान्य ज्योतिष कार्य के लिए हिंदुस्तान के सामान्य वर्ग की महिलाओं में हमेशा आवाजाही होती है। अतः भारतीय स्त्रियों को ऐसी दवाई देने के लिए जिससे अपनी मातृभूमि का यह गुलामी का रोग ठीक हो, और वह दवाई देने पर गुलामी का भूत माँ को कब छोड़ेगा और यह भूत बाधा उतरते ही उसे स्वतंत्रता का सुंदर बालक कब उत्पन्न होगा, यह भविष्य बताने का कार्य ये वैदू महिलाएं जितनी कुशलता से करती थी, उतना कोई धनवांतरित भी नहीं कर सकता था। इन वैदू महिलाओं ने महिलाओं में और मौलवी तथा पंडितों ने पुरुष समाज में जिस तरह प्रचंड जागृति उत्पन्न कर दी, उसी तरह गांव-गांव घूमने वाले तमाशे वालों ने भी इस राष्ट्र क्षोभ को बहुत बढ़ाया। ये तमाशागीर अपने खेलों में गुलामी से घृणा उत्पन्न करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार हर तरह के और हर स्तर के लोगों में अंग्रेजी शासन पलट देने के लिए सन 1857 के उस गुप्त संगठन के प्रचंड प्रयास चल रहे थे। इस संगठन के गुप्त केंद्र अब सब स्थानों पर फैल गए थे। इस गुप्त संगठन की जिस राजभवन में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस ब्रह्मवर्त में तो उसकी बढ़त जोरदार हो रही थी, परंतु श्री नाना के और अजीमुल्ला के पत्रों ने और उपदेशकों ने अब हजारों स्थान पर उस रचना की शाखाएं खोल दी थी। ब्रह्मवर्त में नाना का निवास आगामी मंगल कार्य की तैयारी में जैसे जुटा दिखता था, वैसे ही दिल्ली के महल में भी तैयारी की धूमधाम थी। इधर लखनऊ और आगरा में उस देशभक्त मौलवी अहमद शाह में जिहाद के बीज इतने गहरे उतर गए कि वह सारा शहर जैसे किसी क्रांतिकारी दल का गढ़ बन गया। मौलवी, पंडित, जमींदार, किसान, व्यापारी, वकील, विद्यार्थी, ऐसी सारी जातियां और सारे पंथ स्वधर्मार्थ और स्वदेशार्थ अपने प्राण दंड करने की दीक्षा लेकर सज्जित हो गए, और इस गुप्त रचना की अगुवाई करने वालों में सबसे अग्रणी नेता एक पुस्तक विक्रेता था। कलकत्ता में तो स्वयं सवद के पूर्व नवाब और उनके मुख्य वजीर अली नक्की खान ठहरे हुए थे। उपर्युक्त मुख्य वजीर ने सन 1857 की घटना में जितना धैर्य, चतुराई और साहस दिखाया, उतना बहुत कम दिखा पाए होंगे। कोलकाता में मुख्य काम बैरकपुर, दमदम आदि स्थानों पर रह रहे सिपाहियों को राज्य क्रांति के लिए अनुकूल कर लेने का था। वह बहुत नाजुक काम अली नक्की खान ने इतनी सफाई से किया कि सन 1857 का वर्ष आते ही सारे सिपाही राष्ट्र कार्य में मिल जाने के लिए शिवाजी का बेल पत्र उठाकर या गंगा जल हाथ में लेकर या कुरान की कसम लेकर वचनबद्ध हो गए थे, और अवध के नवाब ने भी उन्हें उदारता का वचन दिया था। सिपाहियों के सारे ठिकानों पर रात को गुप्त बैठकें होती, और वहां शपथ विधि संपन्न होते ही दूसरे दिन उस रेजिमेंट का सूबेदार नवाब के यहाँ जाकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनसे मिलने का वचन दे आता। इन सिपाहियों के मिलने के मुख्य स्थान मेरठ और बैरकपुर ही थे। उत्तर में जैसी संगठित और नियमित रचना थी, वैसे ही दक्षिण में बनाने के लिए रंगो बापूजी प्रयासरत थे। पटवर्धनी रियासतों और कोल्हापुर के दरबार में क्रांति युद्ध के लिए जाल बुना जा रहा था। अधिक क्या कहा जाए, परंतु ठेठ मद्रास तक इस क्रांति यज्ञ की ज्वालाएं भड़कने लगी थी। सन 1857 की जनवरी में निम्न घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। हे देश बंधुओं और धर्मनिष्ठों, उठो, काफिर अंग्रेजों को अपने देश से भगा देने के लिए सारे उठो। इन अंग्रेजों ने न्याय के सारे सिद्धांत मिटियामेट कर दिए हैं। उन्होंने हमारा स्वराज्य लूट लिया और स्वदेश
को धूल में मिलाने का उनका दृढ़ निश्चय है। अंग्रेजों की इन भयानक यातनाओं से अपने हिंदुस्तान को मुक्त कराने के लिए केवल एक ही उपाय शेष रह गया है, और वह उपाय है तुमुल युद्ध करना। ऐसे युद्ध में जो रण मैदान में खेत रहेंगे वे अपने देश के शहीद होंगे। जो स्वदेश एवं स्वधर्म के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, उन वीरवान शहीदों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहे हैं, और जो डरपोक और देशद्रोही अधर्म इस राष्ट्र कार्य से परावृत्त होंगे, उनके लिए नरक के द्वार खुले होंगे। देशबंधुओं, इनमें से तुम क्या स्वीकार करोगे? ऐसी स्थिति में सन 1857 का उदय हुआ और ऐसी सूचनाएं आने लगी कि हिंदुस्तान में यत्र तत्र सांकेतिक महत् कार्य का मुहूर्त आ गया। इसी समय कारतूसों का बखेड़ा खड़ा हुआ था। हर एक सिपाही दिन में अपनी बंदूकों को रगड़ रगड़ कर साफ करता और रात होते ही अपनी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर के बंगले पर आयोजित होने वाले गुप्त बैठकों में जाकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए शपथ दिलाने के लिए भोज के कार्यक्रम आयोजित करते। इन भोजों के समय एक दूसरे से योजना कही जाती और उन योजनाओं को फिर नाना साहेब या अली नक्की खान को बताया जाता। कुछ रेजिमेंटों में ऐसी क्रांति घटना चलते हुए गलती या विश्वासघात से वह जानकारी सरकार के कानों तक गई तो एक दो रेजिमेंटों का निशस्त्र कर दूर कर दिया गया। बहुत बढ़िया। ये सारे सिपाही स्वयं सेवक बनकर गांव-गांव जाते और क्रांति युद्ध के जिहाद का उपदेश करते। सिपाहियों के सब ठिकानों से वचन पत्र ऐसा था। 7वीं अवध रेजिमेंट का 48 रेजिमेंट को भेजा गया वचन पत्र ऐसा था। रेजिमेंट के हमारे भाई का मत हमें स्वीकार है। कारतूसों के बारे में उनके जैसा ही व्यवहार करेंगे, समय आने पर टूट पड़ेंगे। बैरकपुर से सियालकोट जैसे दूर देश भेजे गए पत्र पकड़े गए थे। उनमें एक में बैरकपुर के सिपाही सियालकोट के सिपाहियों को लिखते हैं, भाइयों, शत्रुओं के विरुद्ध उठो। रूसी क्रांति की तरह ही हिंदुस्तान के क्रांति युद्ध में भी पुलिस वाले जनता से बहुत सहानुभूति बरतते थे। क्रांति के गुप्त संगठन यंत्र का प्रचंड पहिया अब तीव्र गति से घूमने लगा था। ऐसे समय में विभिन्न पहियों की गति एक लय में घूमने लगे, ऐसा प्रयास आवश्यक था। इसी उद्देश्य से क्रांति पक्ष का एक दूत हाथ में रक्त कमल पुष्प लेकर बंगाल की सैनिक छावनी में प्रवेश करता और अपने हाथ का फूल पहली टुकड़ी के मुख्य भारतीय अधिकारी को देता। भारतीय अधिकारी उसे अपने निचले आदमी को देता और इस तरह वह कमल हर सिपाही के हाथ से होकर अंतिम सिपाही तक और अंतिम सिपाही से फिर आए हुए उस क्रांति दूत के हाथ लौट आता। बस इतना काफी था। इस तरह एक शब्द भी बोले बिना वह क्रांति दूत तीर की तरह आगे बढ़ता और रास्ते में दूसरी टुकड़ी मिलते ही उसके मुखिया के हाथ में वह रक्त कमल दे देता। इस रीति से कमल काव्य में पूर्ण हुआ संगठन क्रांति के एक ही रक्तमय विचार से भर जाता। यह रक्त कमल मानो क्रांति की अंतिम राज मुद्रा ही थी। इस रक्त कमल को स्पर्श करते ही सिपाहियों के मन में किन भावनाओं का उछाल आता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वस्तुतः किसी महान वक्ता को अपने अतुल्य शब्दों से श्रोताओं में जो वीर वृत्ति जागृत कर पाना कठिन था, उस वीर वृत्ति का संचार इन लड़ाके सैनिकों में उस निरावक कमल पुष्प ने अपने रक्तिम वर्ण्य संकेत से किया। कमल पुष्प सुचि, यश और प्रकाश का कविजनों का मान्य काव्य प्रतीक, और उसका वर्ण रक्तोज्वल रक्तोज्वल। उस पुष्प में स्पर्श मात्र से हृदय पुष्प विकसित हो उठे। इतना यह मृदु चेतन सैकड़ों सिपाहियों द्वारा जब वह कमल पुष्प इस हाथ से उस हाथ में दिया गया होगा, तब उस पुष्प के मूक वाक संदेश से भी बहुत बड़े गुणार्थ एवं उदात्त ध्येय की स्फूर्ति संचारित हो जाती होगी। यह बात निश्चित है। इस रक्त कमल के कारण सबके हृदय सम में एक हो गए होंगे, क्योंकि बंगाल में सिपाही और किसान दोनों ही एक ही बात बोलते हुए दिखाई देते हैं कि सब कुछ लाल होगा, सब और अब लाल होना है।
उस रक्त कमल और उसके द्वारा संचारित भावना ने हर व्यक्ति के हृदय में एक ही ध्वनि का निर्माण किया था। सिपाही द्वारा सिपाही को लिखे पत्र भी इसी रीति से लिखे होते थे, परंतु इस संगठन के नेताओं के पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, अतः उन्हें बहुत सावधानी से लिखा जाता। अधिकतर योजना एवं रचना प्रत्यक्ष व्यक्ति भेजकर ही निश्चित की जाती, परंतु पत्र भेजना ही तो अत्यंत स्पष्ट भाषा में लिखे जाते थे। इतना ही नहीं, अपितु ये स्पष्ट पत्र पकड़े जाने पर कदाचित मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए चतुर नेता लोग अपना सारा पत्राचार सांकेतिक भाषा में ही करते थे। कुछ बूंदों की और आंकड़ों की लिपि बनाकर उसका इस गुप्त संगठन में उपयोग किया जाता, परंतु इन संकेत चिन्हों और इन गुप्त पत्रों में भी जो राष्ट्र उद्बोध ना दिया जा सके, वह उद्बोध हिंदुस्तान की भविष्यवाणी ने दिया। भविष्य कथन मन की आगामी कॉल में होने वाले कूदे हैं। मन द्वितीय पर भविष्य की द्वितीय अवलंबित होता। सन 1857 में हिंदुस्तान का मन स्वतंत्रता के प्रकाश से दिव्य हो गया। इसीलिए सन 1857 में हिंदुस्तान के भविष्य कथन में अति महत्वपूर्ण और 1857 के इतिहास पर उसके कितने ही पृष्ठों पर मुद्रांकित हुआ वह भविष्य यह था कि कंपनी का राज ठीक 100 साल में समाप्त हो जाएगा। पलासी की लड़ाई में सन 1857 में 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, अतः इस वर्ष की जनवरी से एक विलक्षण आशा और एक विलक्षण चेतना पूरी दे के कण कण में संचार कर रही थी। इस एक भविष्य कथन ने देखते ही देखते राष्ट्र में ऐसी आशा उछाल दी कि अंग्रेजी राज डूब जाएगा। इस भविष्य काल को वर्तमान काल में बदलने के लिए हर कोई सज्जित होने लगा।